हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे, जहां पे आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं सिखाऊंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ये लेक्चर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बच्चों का फेवरेट टॉपिक ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। वेट करते रहते हैं कि कब ये टॉपिक हमें समझाएंगे, कब इस टॉपिक के बारे में हम डीप डाइव करेंगे, कब अच्छे अच्छे नोट्स बनाएंगे। और मैक्सिमम आप जानते हैं कि क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से नीट के अंदर पूछे जाते हैं। तो टाइम हो गया है रात के 12, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ हमें समझनी है, बहुत बेसिक, जो ऑलरेडी हम 2 चैप्टर्स के अंदर पढ़ के आ रहे हैं, वो होता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होगा, हमें ये समझना है रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन बच्चों एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जहां पे मैंने सिर्फ रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया है, उसके डिफरेंट मोड्स को डिफाइन किया है, तो उसका लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, जरूर देखिए। उससे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। डिफरेंट जो मोड्स है वो आपको पहले से ही पता चल जाएगा। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में मिलता हो, नॉन लिविंग में ना मिलता हो। यानी रिप्रोडक्शन क्या है? सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाए जाने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दिखने वाला दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, सो दैट कि वो अपने रेस को, अपने स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सके। तो ये डेफिनेशन ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, वहां पे हमने इसको डिटेल कर लिया है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस जहां पर वन ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फॉर्म्स न्यू ऑर्गेनिज्म। इसको मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप वहां पे जाके देख सके। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाता है जो कि उसी के जैसा सिमिलर होगा। और ये ऐसा क्यों करता है? टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। ठीक है, स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो ये बेसिक है क्योंकि डिटेल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमें मेन तो टारगेट हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन तक पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचने के से पहले थोड़े कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनका आपको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको मैं पहले आपको यहीं से कवर करा के चलता हूं, फिर आगे मेन टॉपिक पे आएंगे। तो जनरली आपने ये भी पढ़ रखा है मेरे प्रीवियस वीडियो में कि जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप का होगा। कौन कौन सा होगा? एक आपका होता है सेक्सुअल, एक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और एक आपका क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत से बच्चों का दिमाग में चल रहा है क्या पढ़ा रहा है, जल्दी इसको हटा के मेन टॉपिक पे आओ। हाँ, मेन टॉपिक में आ रहे हैं, वेट ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा एक बिल्डअप तैयार कर रहे हैं सो दैट कि आप वहां पे आसानी से समझ सके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पे 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो 2 पेरेंट्स में से क्या होगा? एक पेरेंट आपका मेल पेरेंट होता है, ठीक है, और जो दूसरा पेरेंट होता है वो कैसा होगा आपका बच्चों? फीमेल पेरेंट होगा। ठीक है, एक पेरेंट मेल और एक पेरेंट आपका फीमेल होता है। तो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, साथ के साथ गैमीट का फ्यूजन भी होता है। तो अब गैमीट क्या होंगे? 2 टाइप के होंगे। मेल गैमीट बनाएगा, ह्यूमंस के केस में स्पर्म, और फीमेल्स के केस में क्या हो जाता है? एग हो जाता है। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को कान खड़े हो गए होंगे स्पर्म का नाम सुन के। तो मेल गैमीट की अगर हम बात करें तो मेल गैमीट क्या बनता है आपका? स्पर्म, और फीमेल गैमीट का जो नाम है वो आपका यहाँ पर एग है। तो अब ये जो मेल और फीमेल गैमीट जब बनते हैं तब इनका बाद में फ्यूजन होता है। मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट, और मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। घबराने की बात नहीं है, सारा डिटेल हम करने वाले हैं। अभी जस्ट हम एक ओवरव्यू क्रिएट कर रहे हैं, ओवरव्यू बना रहे हैं, ठीक है। तो मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट।
अब जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बनने के बाद अब एक प्रोसेस चलता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? एक ऐसा प्रोसेस जिससे एम्ब्रियो बनता है। अब यहाँ पे जो एम्ब्रियो बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, उस एम्ब्रियो को हम बोलते हैं oozoids। उसको क्या नाम देंगे? oozoids नाम देंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो दो डिफरेंट गैमेट्स बनाते हैं, स्पर्म और एग बनाएंगे। ये गैमेट्स फ्यूज होंगे जिससे कि जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस होगा और उसको बोलेंगे oozoid। अब oozoid के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था नीट ने, एक छोटा सा पॉइंट, ये बच्चों को लगता होगा ये तो पढ़ा नहीं था मैं, अचानक से क्या oozoid आ गया। तो इसके ऊपर नीट में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो oozoid बेसिकली क्या होगा? ये बेसिकली एक एम्ब्रियो ही तो बोल सकते हैं। यहाँ पे जाइगोट के एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद एम्ब्रियो बना, तो ये बेसिकली क्या है? दो पेरेंट्स के मिलने से बना है, इसलिए oozoid कैसा होता है? बाई पेरेंटल होता है, यानी दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर आपको कौन सा कैरेक्टर देखने को मिलेगा? इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी जो oozoid बनेगा या जो एम्ब्रियो बनेगा उसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलता है? जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। अब ये जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है? क्योंकि जो एम्ब्रियो बना है वो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट के मिलने से बना है, यानी कि आधे जो कैरेक्टर हैं एक जाइगोट के अंदर वो कहाँ से आते हैं? मेल से आते हैं, और आधे कैरेक्टर फीमेल पेरेंट्स से आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो जाइगोट या जो एम्ब्रियो है वो मेल और फीमेल के दोनों के फ्यूजन से मिला है, बना है, दोनों के फ्यूजन की वजह से बना है, इसलिए इसके अंदर जो कैरेक्टर होंगे वो आधे मदर के होंगे और आधे फादर के होंगे। इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे वेरिएशन, या सिंपली बोले कि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आता है। और ये जो जेनेटिक वेरिएशन है ये इस एम्ब्रियो को सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज करता है, इसकी जो लाइफ सस्टेनेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंजिंग है, और अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अगर हम नहीं बदलते हैं तो हमारी जो सर्वाइबिलिटी है, जो हमारी वायबिलिटी है वो डिक्रीज होने लग जाएगी। इसलिए आपने देखा है जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका लाइफ स्पेन ज़्यादा नहीं होता, बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन क्रिएट नहीं होता। एसेक्सुअल मोड से वो रिप्रोडक्शन करते हैं और वो कंटिन्यूसली चला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएशन की वजह से इसकी वायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे? ये जो oozoid होते हैं वो मोर वाइटल होते हैं। ये कैसे होंगे? मोर वाइटल होंगे। तो आपको ये तीन कैरेक्टर oozoids के बारे में याद रखना है कि oozoid बाइपेरेंटल यानी दो पेरेंट्स के मिलने से बना है। जब दो पेरेंट्स से मिलने से बना है तो जेनेटिक वेरिएशन आएगा, और जेनेटिक वेरिएशन आएगा तो उसकी क्या होती है? वायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब यही चीज़ अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। तो आपने ये नर्सरी क्लास से पढ़ा हुआ होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। क्या होंगे? सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। अब यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसलिए क्या होगा? गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि गैमीट का फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, अब जब नहीं होता तो जहाँ यहाँ पे जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो किसी न किसी एसेक्सुअल पार्ट से ही बनेगा। एसेक्सुअल पार्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जैसे मान लो कोई भी सोमैटिक सेल हो, जैसे बर्ड हो, जेम्यूल्स हो, ठीक है, या फिर सिंपली बोल रहे हैं राइजोम्स हो, इस तरीके की जो टर्म्स हैं इनसे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। यानी किसी भी सोमैटिक सेल से अगर बन रहा है या किसी भी वेजिटेटिव सेल से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब फ्यूजन होकर जाइगोट बनता है तो यहाँ पे समवट आइडेंटिकल जाइगोट के आइडेंटिकली एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टीमा। इन नामों को आपको याद रखना है, ये ब्लास्टीमा है। और ब्लास्टीमा के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोजेनेसिस। इसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोजेनेसिस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एम्ब्रियोजेनेसिस लिखा था वैसे यहाँ पे क्या होगा? ब्लास्टोजेनेसिस होगा। ब्लास्टोजेनेसिस के बाद जो ऑर्गेनिज्म बनता है या जो एम्ब्रियो, यहाँ पे इसके केस में जो स्ट्रक्चर या जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोजोइड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोजोइड बोलते हैं। अब ब्लास्टोजोइड को अब कैरेक्टर क्या क्या देखने को मिलेंगे? पहला तो ये यूनिपेरेंटल है। ठीक है, जब यूनिपेरेंटल है तो कोई भी वेरिएशन होगा क्या? नहीं, तो नो वेरिएशन। अब जब इनके अंदर वेरिएशन ही नहीं है तो अब जो जेनेटिक वायबिलिटी होगी या जो वायबिलिटी हो क्या होगी? कम होगी, यानी कम समय तक के लिए जिएंगे। तो इनकी जो वायबिलिटी होती है वो कैसी होती है? लेस वायबिलिटी होती है।
ठीक है, ये लेस वायबिलिटी होगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा, चैप्टर हमें स्टार्ट करना था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमने थोड़ा सा रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू लिया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म बनाता है ताकि वो अपने कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को मेंटेन रखे। दो टाइप का होता है, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और उसी की किसी भी सोमैटिक सेल से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे जो आपको याद रखने वाला जो टर्म है वो एक ब्लास्टोजोइड्स है और यहाँ पे oozoid एंड ब्लास्टोजोइड, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस था जिसको हमने रिप्रोडक्शन के थ्रू पढ़ा, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर जिसको हमें अब यहाँ से डिटेल करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो हमें बात क्या करना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बात करना है हमें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत से बच्चों के कान खड़े हो गए होंगे कि क्या बात करने वाला होगा मैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेक्स ऑर्गन्स का होना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जनरली सेक्स ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम गैमीट बनाना होता है, साथ के साथ गैमीट्स को रास्ता प्रोवाइड करना होता है, एक पैसेज प्रोवाइड करना होता है ताकि गैमीट्स आपस में फ्यूज हो सकें, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो मैं इसकी डेफिनेशन कैसे लिखूंगा, इट इज़ अ ऑर्गन, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखूंगा मैं, इट इज़ एन ऑर्गन विच helps in the formation of gametes and also provide the passage to the gamete, ठीक है। यानी सेक्स ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम होता है गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करना, साथ के साथ उन फॉर्म्ड गैमीट को रास्ता प्रोवाइड करना सो दैट कि वो आपस में फ्यूज हो सके, आफ्टर में फर्टिलाइजेशन कर सके, ठीक है। अब इस बेसिस पे क्या है कि हमने सेक्स ऑर्गन्स को दो टाइप में डिवाइड किया। हमने क्या किया, सेक्स ऑर्गन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया इस बेसिस पे। तो सेक्स ऑर्गन्स दो टाइप के होते हैं, एक है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, एक होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं इनको डिटेल करेंगे। यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी साथ के साथ आपको लिखता जा रहा हूँ तो सो दैट कि आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं इसको वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं जिससे कि आपको लिखने का टाइम बचेगा। तो हम यहाँ पे प्राइमरली की पॉइंट्स को ही डिस्कस कर रहे हैं सो दैट कि आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सी खीर है या किस खेत की मूली है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसको समझते हैं। अगर मैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करूं तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, पहले कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऐसे सेक्स ऑर्गन जिनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ गैमीट बनाने में हेल्प करना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन साइट होते हैं गैमीट के लिए। तो इसका काम क्या होगा, हेल्प्स इन, ये क्या करेंगे, helps in gamete formation। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का सिर्फ एक ही काम होगा, ये गैमीट बनाएगा, उसके अलावा कहेगा भैया मेरे बस की बात नहीं है कुछ करना, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट काम कर दिया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होने के नाम पे मैंने क्या कर दिया, गैमीट बना दिया, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सिर्फ और सिर्फ गैमीट बनाने में हेल्प करता है। तो ये जो गैमीट बनाने में हेल्प करेगा, तो क्योंकि हमारे पास दो पेरेंट है, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, तो मेल्स के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, मेल्स के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं टेस्टीज। मेल्स के अंदर एक पेयर टेस्टीज होता है, वन पेयर होगा यानी दो होते हैं, ठीक है। सेम एज अगर हम फीमेल्स की बात करें, ठीक है, फीमेल्स में ओवरीज होती हैं, ठीक है, ये भी क्या है, वन पेयर है, एक पेयर का मतलब दो, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ गैमीट बनाना। तो टेस्टिस कौन सा गैमीट बनाता है, ये बच्चों के जुबान पर रटा हुआ होगा, स्पर्म, ठीक है। ओवरीज का काम क्या होता है, एग का फॉर्मेशन करना या
ओवा का फॉर्मेशन करना, ओवा, ओवम, ये सारे सिंगुलर और प्लूरल टर्म्स हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ओवा क्या होता है, ओवम क्या होता है। ओवा क्या है, प्लूरल वर्ड है, एंड ओवम इज सिंगुलर वर्ड। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वही अगर मैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करूं तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का काम होता है प्राइमरली पैसेज प्रोवाइड करना, कि ताकि वो रास्ता प्रोवाइड करें और ये मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन कर सकें। तो ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड पैसेज टू मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये पैसेज प्रोवाइड करते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट को। पैसेज इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि दोनों दो डिफरेंट बॉडीज में बनते हैं और दोनों को एक जगह आना पड़ता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे दो डिफरेंट बॉडीज में बनने के बावजूद उनको एक साथ लाने के लिए उनको एक रास्ता चाहिए। तो पैसेज प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें मेल्स के अंदर कौन सा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल्स के अंदर कौन सा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, तो इसको हम 1 by 1 डिटेल करते हैं। अगर मेल्स की बात करें, मेल्स के अंदर कौन कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें एपिडाइडमिस हो सकता है, क्या हो सकता है, एपिडाइडमिस हो सकता है, ठीक है। वास डिफरेंट हो सकता है, वास डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सेमाइनल वेसाइकल हो सकता है, सेमाइनल वेसाइकल हो सकता है, ठीक है। सेमाइनल वेसाइकल के बाद अगर हम बात करें प्रोस्टेट हो सकता है, प्रोस्टेट हो सकता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो सकता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, पीनस हो सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। वही अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर क्या हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब हो सकता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब ये भी एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। फैलोपियन ट्यूब के बाद यूट्रस हो सकता है, यूट्रस हो सकता है, वजाइना हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड हो सकता है, बार्थोलिन ग्लैंड हो सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो इस स्लाइड में हमने पढ़ा सेक्स ऑर्गन्स। तो सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, ऐसे ऑर्गन जिनका काम होता है गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करना, साथ के साथ उनको रास्ता प्रोवाइड करना या पैसेज प्रोवाइड करना। तो ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं सेक्स ऑर्गन। इस बेसिस पे हमने सेक्स ऑर्गन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है कि वो गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन उन गैमीट्स को रास्ता प्रोवाइड करते हैं और ये उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये डिस्कस कर लिया सेक्स ऑर्गन के बारे में, ठीक है। अब बहुत से बच्चों के मन में डाउट आता होगा, चलिए सर हमने मान लिया कि सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो गए, लेकिन ये सेक्स ऑर्गन ह्यूमंस के अंदर डेवलप कैसे होते हैं। आपको तो ये जानना है ना कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, कि सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एक टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो मैं पहले इसको लिख लेता हूं, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, ठीक है। यानी ये सेक्स ऑर्गन कैसे बनते हैं, मेल और फीमेल्स के अंदर सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसा होता है, ये हमें जानना है। आप इसके बारे में हमें बताएं, ठीक है। तो अगर मैं सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट की बात करूं तो थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूं। जनरली क्या होता है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, अगर हम बात करें जाइगोट का फॉर्मेशन, आपने पढ़ रखा है जाइगोट कैसे बनता है, जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बन जाता है। अब ये जो जब जाइगोट बन गया, अब इस जाइगोट के अंदर कंटिन्यूअस डिवीजन होता है, कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। जब कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होता है तो 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। इनिशियली सबसे पहले 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है। एक लेयर को बोलते हैं हम एक्टोडर्म, एक को बोलेंगे एक्टोडर्म, एक को बोलेंगे मीजोडर्म और एक को बोलते हैं हम एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म। तो जब जाइगोट के अंदर डिवीजन होता है तो डिवीजन से बनते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म को कंबाइंडली हम बोलते हैं जर्म लेयर। इसको क्या बोलते हैं, जर्म लेयर।
तो अब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स बने हैं वो इन्हीं 3 जर्म लेयर से मिलके बनी, जैसे स्किन एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, ऐसे क्या है जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन हैं ये सारे ऑर्गन इन्हीं 3 लेयर से ही मिलके बनते हैं, इन्हीं 3 जर्म लेयर से मिलके बनते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो हमारा मीजोडर्म है, ठीक है, ये जो मीजोडर्म है यही मीजोडर्म वो है जो हमारे सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सो अगर हम बात करें बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की, तो उसका फॉर्मेशन कौन करता है, मीजोडर्म करता है। ठीक है, सो बोथ टेस्टीज एंड ओवरीज, both testes and ovaries are formed by embryonic mesoderm। ये आपको याद रखना है क्योंकि नीट के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पार्ट किससे बना हुआ होता है। तो ये जो बोथ टेस्टिस एंड ओवरीज हैं वो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के डेवलपमेंट से बनते हैं, यानी एम्ब्रियोनिक ये मीजोडर्म है ये डेवलप होके क्या करेगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है, यानी टेस्टिस और ओवरीज का फॉर्मेशन कौन करता है, मीजोडर्म करता है। ठीक है, कब कब करता है, जब बेबी आपके इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है, इन इंट्रा यूटेराइन लाइफ। इंट्रा यूट्राइन लाइफ का मतलब क्या होता है, जब जो बेबी है मदर के वॉम्ब में होता है या गर्भाशय के अंदर जब बेबी होता है उस समय उस चीज को बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ। तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में एम्ब्रियो का जो मीजोडर्म है, जो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, वो टेस्टिस एंड ओवरीज का फॉर्मेशन करता है। तो अब बच्चों आपने बोला चलो जी आपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का तो फॉर्मेशन बता दिया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बनता है, लेकिन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को कौन बनाता है, ये कौन बताएगा भाई, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो उसको भी बता देते हैं कि वो कैसे बनता है। तो अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की, ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इसका फॉर्मेशन होता है बेसिकली 2 टाइप के ट्यूब से। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर 2 टाइप के ट्यूब्स होते हैं, एक को बोलते हैं वुल्फियन डक्ट, ठीक है, एक को बोलते हैं वुल्फियन डक्ट, ठीक है, और एक को बोलते हैं मुलेरियन डक्ट, ठीक है। अब ये जो वुल्फियन डक्ट है, वुल्फियन डक्ट का काम होता है मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करना, ठीक है। सो फॉर्म्स मेल्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और मुलेरियन डक्ट की बात करें तो मुलेरियन डक्ट क्या बताएगा, ये फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो फॉर्म्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, ठीक है। तो ये आपको यहां से पता चल गया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। वुल्फियन डक्ट मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को बनाता है, मुलेरियन डक्ट फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को बनाता है। अब बच्चे बोलेंगे यार इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, जब एग्जाम के टाइम आएगा तो इसको याद कैसे रखेंगे। तो इसको याद रखना बहुत आसान काम है। जो मेल है वो हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वुमेन की तरफ। तो ये जो वुल्फियन डक्ट है यानी मेल में क्या होगा, वुल्फियन, और फीमेल क्या है, फीमेल किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, मुलेरियन, यानी मेल्स की तरफ। तो क्या हो जाएगा, मुलेरियन डक्ट। यानी नेचर ने भी चीज़ों को ऐसे ट्रांसफॉर्म या ऐसे बनाया है कि आप उसको आसानी से उसके बीच में लिंक एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, की सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसा होता है। जब क्या होता है, जब बेबी इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है, यानी जो बेबी है चाहे वो मेल बेबी हो या फीमेल बेबी हो, जब वो दोनों इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होते हैं, जब उनका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बन रहा होता है, तो बन के इनिशियल स्टेजेस में चाहे वो टेस्टिस हो या ओवरीज हो, वो दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है। सो इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ both testes and ovaries are present in abdominal cavity,
अब बहुत से बच्चे ऑफेंड हो जाएंगे, सर क्या बता रहे हो यार, और एब्डोमिनल कैविटी में कैसे प्रेजेंट होगा, हमने तो पढ़ा है टेस्टिस तो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम सैक में प्रेजेंट होता है, और आप बता रहे हो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे मैंने ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ लिखा है। इंट्रा यूट्राइन लाइफ का मतलब क्या है कि जब बेबी मदर के वॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, उस समय जब टेस्टिस का या ओवरीज का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से, उस समय जो टेस्टिस और ओवरीज होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। लेकिन मेल्स में क्या होता है कि जस्ट बिफोर बर्थ या 8 मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, यानी दो कंडीशन है, या तो बर्थ से कुछ देर पहले, कुछ समय पहले, ठीक है, या फिर जब 8 मंथ का अगर बेबी होता है, ठीक है, तो जस्ट बिफोर बर्थ और 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। बिफोर बर्थ या 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, मेल्स के केस में जो टेस्टिस है वो डिसेंड डाउन होता है। डिसेंड का मतलब नीचे आता है, एब्डोमिनल कैविटी से किस में शिफ्ट हो जाता है, स्क्रोटम सैक में, ठीक है। तो ये जो एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ शिफ्ट होगा, स्क्रोटम सैक में। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेल्स को स्पर्म बनाने के लिए जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे लगभग 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, क्या होगा, टेम्परेचर शुड बी लेस देन 2 to 3 डिग्री फ्रॉम बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। यानी बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम का टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। इसलिए जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड डाउन हो जाता है स्क्रोटम सैक में। लेकिन जो ओवरीज है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रहती है, वो डिसेंड डाउन नहीं होता है। तो यहाँ तक अभी हमने पढ़ लिया क्या, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है। यहां तक अगर बच्चों को डाउट आ रहा है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही हो, या मैं थोड़ा फास्ट हूं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको और अच्छे से इन्हेंस करूं ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करना ना भूलें मुझे, मैं डायरेक्टली आपके सारे कमेंट, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा जल्दी से जल्दी। अब हमने ये पढ़ लिया डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, और अभी मैंने बताया कि टेस्टिस क्या होता है, डिसेंड डाउन होता है जस्ट बिफोर बर्थ या 8 मंथ ऑफ बर्थ, और कहाँ जाता है, स्क्रोटम सैक के अंदर। तो जनरली अब हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक डाल रहे हैं वो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये हमारा नया टॉपिक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, और पेयर ऑफ टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम सैक के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, सबसे सिंपल, ठीक है। सो मैं पहले यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम बात करें कि अभी मैंने आपको बताया कि जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है शुरुआत में, और उसको एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम सैक में लेके जाना होता है, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम सैक में ले जाने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से टेस्टिस को होके जाना पड़ता है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। इसको बोलेंगे इंग्वाइनल कैनाल। ये क्या करेगा, ये स्क्रोटम सैक को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करता है, तो इसको बोलेंगे इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। अगर यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा गलत बन रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये पेन टैबलेट है तो यहाँ पे ज़्यादा हाथ एकदम अच्छे से बैठता नहीं है बनाने के लिए। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में डायग्राम काफ़ी ही जहर बनते हैं। जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि डायग्राम मैं क्या ही अच्छा बना लेता हूँ। अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग करते ही नहीं हो तारीफ़, तो तारीफ़ करें ताकि मुझे अपनी तारीफ़ खुद ना करनी पड़े, ठीक है। तो अब ये मत कहना कि कैसा बावला मास्टर है हमारा, अपनी तारीफ़ खुद ही कर रहा है, ठीक है। चलिए तारीफ़ की बातें छोड़ते हैं और ये पोकेमॉन बना देते हैं हम यहाँ पे। ये आलू जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। तो क्या होगा, ये यहाँ पे इंग्वाइनल कैनाल होता है। इंग्वाइनल कैनाल क्या करेगा,
एब्डोमेन को कनेक्ट करता है स्क्रोटम सैक से, यानी जो टेस्टिस है ये लेट्स से कि एब्डोमेन है हमारा, ये हमारा एब्डोमेन है। अब जानते हैं कि हम अपने बॉडी को तीन मतलब क्या हेड, नेक, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एब्डोमेन होता है, इसके अंदर इनिशियली लेट्स से कि टेस्टिस यहाँ प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है। अब ये टेस्टिस क्या है, यहाँ से डिसेंड डाउन होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब स्क्रोटम सैक की अगर हम बात करें तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये जो सबसे अपर लेयर होती है, इसको ये स्किन की लेयर बनी होती है, और इस स्किन की लेयर के ऊपर छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो स्किन का ये जो लेयर है, इस लेयर को हम बोलते हैं सुपरफिशियल फेसिया। सुपरफिशियल का मतलब क्या है, जो सबसे टॉप पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो सबसे टॉप वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सुपरफिशियल फेसिया, ठीक है, इसको बोलेंगे सुपरफिशियल फेसिया। अब ये सुपरफिशियल फेसिया बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक स्किन की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अब सुपरफिशियल फेसिया के जस्ट नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यूज या का लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डार्टोज मसल। ये जो रेड रेड में बना रहा हूँ, ये रेड रेड क्या है, बेसिकली डार्टोज मसल है। डार्टोज मसल क्या करता है, डार्टोज मसल का काम होता है स्क्रोटम सैक को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब क्या है कि ये जो डार्टोज मसल है, डार्टोज मसल का काम होता है टेम्परेचर रेगुलेशन में। ये है डार्टोज मसल। तो डार्टोज मसल क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेट ये कैसे करता है, तो जनरली क्या होता है ड्यूरिंग कोल्ड सीजन में क्या होगा, जो टेस्टिस है ये सिकुड़ जाता है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो दैट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, सरफेस एरिया रिड्यूस होगा, सो दैट की हीट लॉस कम होगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग कोल्ड सीजन ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन जब गर्मियों का सीजन होता है, जब वार्मर सीजन, उस समय ये नॉर्मली रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, हीट लॉस ज़्यादा होगा, तो बॉडी में मतलब कि टेम्परेचर को ये रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। डार्टोस मसल के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है, जिसको मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूं, इस लेयर को बोलते हैं स्पर्मेटिक फेसिया। डार्टोस मसल के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है, इस लेयर को हम बोलते हैं, इस लेयर को क्या बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं स्पर्मेटिक, इसको बोलेंगे स्पर्मेटिक फेसिया। ये स्पर्मेटिक फेसिया बेसिकली क्या करता है, ये भी डार्टोस मसल्स के साथ मिलके कहीं ना कहीं टेम्परेचर रेगुलेशन में ही पार्टिसिपेट करता है। अब जब डार्टोस मसल है, डार्टोस मसल के जस्ट इनर लेयर, इससे भी एक अंदर वाली जो ये लेयर है, ये वाली लेयर जो मैं बना रहा हूँ ये पर्पल कलर से, ठीक है, ये जो लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं क्रीमेस्टिक फेसिया, क्रीमेस्टिक मसल। तो ये जो क्रीमेस्टिक मसल की जो लेयर है, इस लेयर को क्या बोलेंगे, क्रीमेस्टिक फेसिया। क्रीमेस्टिक फेसिया का काम क्या होता है, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस के एलिवेशन में हेल्प करता है, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। एलिवेशन ऑफ टेस्टिस में कैसे हेल्प करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोल्ड सीजन होता है उस समय स्क्रोटम सैक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होते समय क्या होगा, टेस्टिस ऊपर की तरफ मूव करता है, तो उसको उठाने का, उसको एलिवेट करने का काम कौन करता है, आपका क्रीमेस्टिक फेसिया करता है, ठीक है। क्रीमेस्टिक फेसिया, तो अब ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। अब हमें क्या बनाना है, अब इनको दो टेस्टिस हैं, तो दो टेस्टिस को बनाने के लिए एटलीस्ट हमें दो कंपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। इस दोनों कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेन मेल या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिस। ये टेस्टिस प्रेजेंट होता है। तो टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अब टेस्टिस को स्क्रोटम सैक के सरफेस पे होल्ड करके रखने का काम, क्योंकि अभी क्या, ये हवा में थोड़ी लहरेगा, इसको यहाँ पे होल्ड करके रखने का काम क्या होता है, ये कुछ इस तरीके, यहाँ पे ये कुछ फाइबर मसल्स होते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं गवर्नाकुलम।
इसको क्या बोलेंगे, गबर्नाकुलम। मैं कलर चेंज करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो ये जो यहाँ पे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं गबर्नाकुलम, ठीक है, इसको बोलेंगे गबर्नाकुलम। गबर्नाकुलम का काम क्या होता है, टेस्टिस को स्क्रोटम सैक के सरफेस से होल्ड करके रखने का काम होता है, ठीक है। मीडियन रैफी का काम क्या होता है, बीच में कंपार्टमेंट क्रिएट करना, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस है, ठीक है, इस टेस्टिस से यहां पे इसके अपर सरफेस पे आपका एपिडाइडमिस प्रेजेंट होता है और एपिडाइडमिस के बाद से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है। ये ट्यूब बाहर ही निकल गया इंग्वाइनल कैनाल से, बट आपको याद रखना है ये ट्यूब इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से यहां से एक ट्यूब निकलता है, ठीक है। ये टेस्टिस से क्या निकलेगा, एक ट्यूब निकलता है। इस ट्यूब को बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड। और स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट क्या होते हैं। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड से एक पहले मेन ट्यूब निकलेगा जिसको बोलते हैं वास डिफरेंट, इसको बोलेंगे वास डिफरेंट। उसके बाद निकलता है वास डिफरेंस के बाद गोनाडल आर्टरी, इसको बोलेंगे गोनाडल आर्टरी, ठीक है। गोनाडल की स्पेलिंग मैं थोड़ी सही कर दूं तो निकलेगा गोनाडल आर्टरी, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं गोनाडल आर्टरी। फिर निकलता है गोनाडल वेन, ठीक है। उसके बाद नर्व्स निकलती हैं कुछ, क्योंकि सेंसेशन आप जानते हैं, सेंसेशन के लिए नर्व की रिक्वायरमेंट होती है और साथ के साथ लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फेटिक्स का काम क्या होगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर, इस ट्यूब के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, वास डिफरेंस होता है, गोनाडल आर्टरी होता है, गोनाडल वेन्स होता है, नर्व होता है, लिम्फेटिक्स होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पूरा का पूरा जो भी हमने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम किसका है, स्क्रोटम, ये है स्क्रोटम सैक का डायग्राम। होप ये डायग्राम आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये डायग्राम किसका था, स्क्रोटम सैक का। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डील करेंगे टेस्टिस से, ठीक है। होप आपको ये वीडियो यहां तक अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों एंड थैंक यू।